नमस्कार। आज हम लोग वायरस से होने वाले बीमारी रोग के बारे में जानेंगे। इसके पहले बैक्टीरिया से होने वाले, जीवाणु से होने वाले रोग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो वायरस यानी विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वायरस की खोज किसने किया था। वायरस की खोज इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक ने किया था। और वायरस एक बहुत ही सूक्ष्म कण है, लेकिन वायरस से बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो आप देखेंगे कि वायरस जो होता है एक तरीके से सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। कुछ लोग वायरस को सजीव भी कहते हैं, कुछ लोग निर्जीव भी कहते हैं। सजीव इसलिए कहते हैं कि वायरस जब भी किसी होस्ट के संपर्क में जाता है, किसी भी सेल के संपर्क में जाता है, तो तुरंत रिप्लिकेशन करने लगता है, तुरंत अपने जैसे उसमें रोग पैदा कर देता है और तमाम वायरस बन जाते हैं। और वो शरीर जो अंग मतलब रोग से प्रभावित हो जाता है। और निर्जीव इसलिए कहा जाता है कि वायरस को किसी भी बोतल में या किसी भी डिब्बे में बंद करके, जहां ऑक्सीजन न जाती हो, कई हजारों साल तक रख दिया जाए तो वायरस मरेगा नहीं। फिर उसको खोल करके जो है किसी भी ऐसे जीव के संपर्क में ले जाएंगे तो तुरंत वह जो है अपना रिप्लिकेशन करने। अच्छा, वायरस में रिप्रोडक्शन नहीं होता, जनन नहीं होता, क्योंकि वायरस एक कोशी मतलब कि समझ लीजिए कि एक कोशी भी नहीं है और बहुकोशी भी नहीं, कि अकोशी है। एक तरीके से कहा जाएगा कि अगर क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि वायरस क्या है, एक कोशी है कि बहुकोशी है कि अकोशी है, तो वायरस अकोशी है जिसमें कोई कोशिका नहीं होती है। तो इस तरीके से वायरस सबसे सूक्ष्म कण होता है और बहुत ही खतरनाक इससे बीमारियां होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे भाई वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ये सभी लोग जानते हैं। तो देखेंगे कि आज हम लोग वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में, जैसे सबसे पहले तो आप देख लेंगे एड्स जो है, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और सबसे पहले 1959 में अफ्रीका में यह देखा गया। तो वहाँ से फिर हमारे भारत देश में जो है 1986 में यहाँ आया, जो सबसे पहले जो आपके चेन्नई में इसके पेशेंट मिले। और धीरे धीरे इतना तेज़ी के साथ यह फैला क्योंकि इसका ब्लड से संपर्क होता है। ब्लड से जब संपर्क होगा किसी भी, चाहे आप ब्लड किसी को डोनेट कर रहे हैं, चाहे मान लें सेक्सुअल रिलेशनशिप बना रहे हैं, चाहे आप दाढ़ी बनाए, कट गया फिर उसी ब्लड से किसी दूसरे को, तो उसमें इसकी जो वायरस होते हैं वो HIV वायरस होते हैं। HIV वायरस का इम्यून वायरस जो होते हैं। और एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो हमारे सेल होती है, जो एक तरीके से देखा जाए कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में आपके RBC हैं, WBC हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो WBC जो का काम होता है कि हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब बनाए रखना, यानी रोगों से वो जो है बचाना। उसमें जो T लिम्फोसाइट्स होता है WBC का, वह क्या करता है जब भी हमारे भोजन के साथ, पानी के साथ या ऑक्सीजन हवा मतलब सांस लेते समय जब भी हम लेते हैं, तो जितने भी बैक्टीरिया, वायरस या जितने भी जीवाणु, विषाणु, रोगाणु हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, तो WBC का T लिम्फोसाइट उसको मार देता है। तो यह जो HIV वायरस होता है जाकर के आपकी WBC पे ही अटैक कर देता है और वह T लिम्फोसाइट को ही ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा शरीर जो रोगों का एकदम भंडार हो जाता है। जब भी अगर किसी भी पेशेंट व्यक्ति को या महिला को एड्स हो गया तो उसको तमाम बीमारियों की जड़ हो जाए। खांसी आएगी, ठीक नहीं होगा, मतलब एक तरीके से पेट दर्द करेगा, ठीक नहीं होगा, यहाँ तक कि उनके शरीर की नसें भी नहीं मिलती, पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में पूरे उसकी जो है वायरस फैल जाते हैं, विषाणु फैल जाते हैं। तो उसमें खांसी आती है, बुखार आता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता WBC को आपको नष्ट कर देता है। इसकी दवाएं हैं, प्रेप नामक दवाएं हैं, पर इलिसा जांच होती है इसकी पता करने के लिए। इलिसा जांच जो होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका एंजाइम लिंक और इम्यून सॉल्वेंट एसेक्स की जांच होती है। यह क्या करता है कि जैसे इसकी जांच होती है कि जो भाई हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिरोधक क्षमता है कि नहीं है, उसी की जांच होती है कि प्रतिरोधक क्षमता अगर नष्ट हो गई है तो इसका मतलब एड्स के वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गए हैं। तो एड्स जांच उसी को होती है। फिर तो इसके मतलब वही जो संपर्क होते हैं ब्लड का रिलेशन, जो एक तरीके से संपर्क के माध्यम से फैलता है, तो इसके लिए उसके संपर्क से बचाव करना चाहिए और जाँच वगैरह करा करके करनी चाहिए। अगला है आपका चेचक। चेचक देखिए, अब तो चेचक के टीके वगैरह लग रहे हैं, बड़ा नॉर्मल बीमारी हो गई। चेचक से कोई बहुत इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होती है। चेचक वाली समस्या अगर होती है तो ठीक भी हो जाता, दवा भी हो जाती है या साफ़ सफाई। लेकिन पहले क्या होता था, चेचक जब आती थी तो लोग जैसे
पूरे शरीर में छोटे छोटे जो है फुंसी हो जाते थे, या बड़े बड़े भी एक तरीके से फफोले पड़ जाते थे, और वह आपके वायरियोला वायरस से होता है। तेज़ बुखार आएगा, लाल दाना, बाद में फफोला पड़ जाएगा। कभी कभी कुछ लोगों का चेहरा आप देखेंगे तो उसमें गड्ढे वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि आँख भी, अगर आँख के किनारे किनारे वो हो जाते हैं तो इतने उसके वायरस इतने एक्टिव होते हैं कि आँख भी कुछ लोगों की ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, चेचक का टीका लगता है, टीका लगवाना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा रोकथाम हो गई, या चेचक की शुरुआत ही जब होती है तो तुरंत लोग होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करते हैं। घर में अगर एक पे व्यक्ति को हुआ है तो सभी लोग चेचक वो होम्योपैथ दवा ला करके वो जो है कि ये सभी लोग खा लेते हैं, ताकि उसका जो वायरस फैले ना। तो इस तरीके से अगला है, जैसे अब उसी में देखेंगे ये स्मॉल पॉक्स है, जो बड़े बड़े जो चेचक होते हैं, गड्ढे निकल आते हैं शरीर में। छोटी है छोटी माता, जैसे चिकन पॉक्स जिसको कहते हैं, वेरियोला वायरस ये भी होता है। और इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे जो है लाल चकत्ते हो जाते हैं, मतलब शरीर पे जो है चकत्ते नहीं कहेंगे उसको, लाल छोटे छोटे दाने हो जाएंगे, और बच्चे को जो है तेज़ बुखार आएगा और लाल दाने निकल आएंगे। तो इस तरीके से इसके रोकथाम के लिए चेचक का टीका लगाया जाता है बच्चों को, और दवाएं भी दी जाती हैं। अगला आपका खसरा है, खसरा मीजल्स इसको बोलते हैं। पैलिनोसा माविलोरम नामक वायरस से ये होता है। और खसरा देखिए बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अगर खसरा किसी को हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता, इसके टीके लगाए जाते हैं, इसके इंजेक्शन। खसरा की अभी तक कोई दवा भी नहीं बनी है, इंजेक्शन और टीके ही इसके लगा करके ठीक किए जाते हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे पैदा होने से बाद ही खसरे के टीके वगैरह लगा दिए जाते हैं। त्वचा पे जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुजलाहट होती है, और खुजलाते खुजलाते ब्लड भी आने लगता है, और बच्चे को खांसी आएगी, बुखार आएगा। और इसका भी यही है कि साफ़ सफाई होनी चाहिए और टीका लगवाना चाहिए। अगला आपका है पोलियो। पोलियो आप देखेंगे कि छोटे बच्चों को कम से कम, नहीं कहा जाता है कि भाई 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो पोलियो के वायरस होते हैं, पोलियो मेलाइटिस वायरस होते हैं, यह क्या करते हैं कि जो हमारे लिम्फ नोड वगैरह होता है, जो हमारी तंत्रिकाएँ होते हैं, तंत्रिकाओं के बीच में जो एक तरीके से सूचनाओं का संवहन करता है, तो उसको प्रभावित कर देता है, तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं। पैर से बच्चा विकलांग हो जाएगा, पूरा हिस्ट पुष्ट है, हाथ पैर दिमाग सब तेज है, लेकिन पैर से वो विकलांग। कभी कभी आप देखते हैं तो कितना दर्द, मतलब एक तरीके से वो लगता है कि पूरा शरीर सही है लेकिन पैर पोलियो। तो जब पोलियो हमारे देश में आया तो इसकी बड़ी वो ही, मतलब एक विश्व वो कहेंगे जो WHO ने बड़ी हंसी उजाई, लेकिन नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम पोलियो को उन्मूलन कर देंगे। तो अब देखिए 1913 में हमारा देश पोलियो उन्मुक्त हो गया। आप कहीं कहीं 1-2 केस मिल जाती है तो अभी भी पोलियो अभियान चला करके पिलाया जाता है, लेकिन पहले वाली स्थिति अब नहीं है। तो इसके लिए पैर से विकलांगता हो जाती है, तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाएंगी, काम नहीं करेगा पूरा जो है, और पोलियो ड्रॉप पिलाया जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि पोलियो ड्रॉप, इसके लिए अमिताभ बच्चन जी पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, या तमाम जो सेलिब्रिटी वगैरह दे देते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है। हेपेटाइटिस बड़ी खतरनाक बीमारी। हेपेटाइटिस की शुरुआत कहाँ से होती है? आप जॉन्डिस मीन्स पीलिया जो है हेपेटाइटिस A, B, C। वैसे तो हेपेटाइटिस 7 प्रकार की होती है, लेकिन खतरनाक जो है आपकी सबसे ज़्यादा खतरनाक C होती है, और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो भी और ख़तरनाक होते जाएंगे। लेकिन A तो कंट्रोल हो जाती है। A में क्या होता है कि आपका जो जैसे पीलिया हो गया, पीलिया में बाइलिरुबिन जो होता है वो पूरे शरीर में, चूँकि लीवर बाइलिरुबिन को बनाता है, और वो पूरा शरीर आपका पीला पड़ जाएगा और आंखें भी पीली हो जाएंगी। और ये पूरा जो, अब जब हेपेटाइटिस B होता है तो उसमें आपका लीवर कम्प्लीटली डैमेज हो जाता है। आप देखेंगे कि आदमी सही चंगा है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एकाएक लीवर डैमेज होता है। हेपेटाइटिस भी बड़ी खतरनाक बीमारी, एक तरीके से कहा जाता है एड्स से भी 100 गुना ज़्यादा खतरनाक बीमारी हेपेटाइटिस B। इसमें हेपेटाइटिस A, B, C होता है, तो सबसे ज़्यादा C तो एकदम खतरनाक है। B में थोड़ा बहुत मान लीजिए बचा भी जा सकता है, लेकिन B में भी बचने का चांसेस कम ही होता है, A में थोड़ा बचा जा सकता है, C तो हो गया तो एकदम बचा ही नहीं सकता, डेंजरस स्थिति है। तो हेपेटाइटिस वायरस यकृत, मतलब आपका लीवर डैमेज कर देगा, शरीर पीला पड़ जाएगा, रक्त। अच्छा एक चीज़ और है कि जब कहीं चोट लग जाती है तो रक्त क्लाट भी नहीं होता, विटामिन K जो आपकी होती है वह नहीं बन पाती, और ये ब्लड रुकता भी नहीं है। साफ भोजन करिए, पानी पीजिए, दवा का भी इस्तेमाल कीजिए, साफ भोजन करिए, साफ पानी पीजिए। तो इस तरीके से आपकी मतलब शुरुआत आपकी जो है पीलिया है जॉन्डिस से होती है हेपेटाइटिस की। अगला आपका रेबीज है। रेबीज क्या होता है? रेबीज वायरस जो है,
लाइसा वायरस टाइप 1 से होता है। अच्छा, रेबीज का नाम आप सब सुने होंगे। रेबीज जो होता है वह किससे फैलता है? कुत्ते के काटने से या भेड़िए के काटने से या लोमड़ी के काटने से, या बंदर भी काट लेता है तो उसके भी मुंह में रेबीज के वायरस होते हैं। अच्छा, जनरली होता क्या है कि जो पागल कुत्ता है या पागल भेड़िया है या पागल लोमड़ी है या बिल्ली है, तो उसके भी मुंह में रेबीज के वायरस पाए जाते हैं। अगर वो काट लिया तो इसका होता है कि 6 दिन, 6 महीने, 6 घंटे, 6 साल के बाद भी इसके अच्छा पूरे आपके नर्वस सिस्टम को लेकर के पूरे ब्लड में इसकी जब वायरस फैल जाते हैं तो इसको बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई बचा ही नहीं सकता। तो उसमें क्या होता है कि भाई पानी से डर लगता है और एक तरीके से हवा से डर लगता है, तो इस तरीके से एक फोबिया टाइप बीमारी हो जाती है। और सिर दर्द आएगा, हल्का बुखार है, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाए, रोगी पागल हो जाता है। जैसे अगर कुत्ता काटा तो कुत्ते की तरह ही भूखेगा, कुत्ते की तरह ही व्यवहार मतलब काटने को दौड़ेगा। तो एंटी रेबीज का टीका लगाया, इसलिए किसी को कुत्ता काटता है तुरंत एंटी रेबीज का टीका लगवा दिया जाता है। अगला है गलसुआ, जिसको मम्स कहते हैं। आप देखेंगे कुछ बच्चों को यहाँ गाल वगैरह फूल जाता है इस तरीके से, तो उसमें जो है पट्टी वगैरह लगाई जाती है या मिट्टी का लेप वगैरह लगाया ठंडा करने के लिए। तो ये मम्स वायरस से होता है। इसमें भी बुखार होगा, दर्द होगी, गला और गले में सूजन हो, जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है, जो दांत के नीचे पैरोटिड ग्लैंड वगैरह है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस तरीके से फूल जाती है। ये मम्स वायरस से होता है। इसमें भी नमक पानी से धुलाई करिए, ट्रामाइसिन दवा का प्रयोग किया जाता है ठीक करने के लिए। इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो आप देखेंगे कि अभी गोरखपुर से इसका बहुत ज़्यादा, जहाँ तराई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो है बड़े बड़े मच्छर होते हैं, तो उसमें क्यूलेक्स मच्छर जो होता है, जैसे हम देखेंगे मलेरिया जो होता है, अभी अब हम बताएंगे इसके पहले बैक्टीरिया डिजीज़ या ये वायरल डिजीज़ है, फिर ये आपका प्रोटोजोअन डिजीज़ में जो आपका मलेरिया होगा वो प्रोटोजोअन डिजीज़ में होगा। तो यहाँ जो है आपका इंसेफ्लाइटिस जो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से जापानी इंसेफ्लाइटिस कह लेंगे, या मस्तिष्क ज्वर भी उसको कहते हैं। सिर दर्द होगा, तेज बुखार का, मस्तिष्क और तंत्रिकाएँ प्रभावित हो जाती हैं। इसका भी अगर अच्छे तरीके से इलाज नहीं हुआ तो वो अभी आदमी की पागल भी हो सकता है या उसके सेंस काम नहीं करेगा, तो कोई अंग भी आँख भी प्रभावित हो सकती है, कुछ भी, जैसे कि मस्तिष्क प्रभावित हो गया। मच्छरदानी लगाए, एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग कीजिए इस तरीके से, या कहीं अगल बगल पानी है तो उसको जो है तुरंत पाट दीजिए, पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। इसके बाद आपका है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में क्या होता है? एडीज मच्छर के काटने से होता है। अच्छा, एडीज मच्छर जो होता है वह चिकनगुनिया देखेंगे, एडीज मच्छर केवल दिन में ही काटता है और आपके पैर के जो है ऊपर काट ही नहीं सकता, नीचे ही काटता है वो। तो इस तरीके से ये मच्छर, अच्छा ये साफ हो पानी में ये मच्छर जो है अपने अंडे को देता है। तो इसमें भी क्या होता है कि चिकनगुनिया बीमारी में कमी होगी, तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगी, उल्टी होगी। तो इसके लिए भी पानी इकट्ठा ना होने दें। पपीता का दूध, पपीता खाएं या पपीता की पत्ती को पीस के पिएँ। गिलोय का, बकरी का दूध का सेवन करें आप। तो इसके लिए चिकनगुनिया जो है, डेंगू बुखार, अच्छा डेंगू बुखार भी चिकनगुनिया से ही मिलता जुलता है। इसमें भी यह भी एडीज मच्छर के काटने से ही होता है, उसके वायरस से होता है। प्लस इसमें होता क्या है कि बच्चा कमज़ोर हो जाता है, बुखार आएगा। अच्छा, इसमें डेंगू में प्लेटलेट्स, जैसे हमारे शरीर में जो WBC है, RBC प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स की मात्रा कम से कम 2 लाख होनी चाहिए। अगर 2 लाख से कम है तो तुरंत आप दवा करिए। तो क्योंकि प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए और हमारे शरीर की जो है एक तरीके से एनर्जी बनाए रखता है। तो अगर प्लेटलेट्स आपकी कम है तो आप कमज़ोर हो जाएंगे और बुखार आएगा। एक तरीके से अगर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएगी तो आपके ब्लड जो क्लॉट ही नहीं होगा और आपको उल्टी भी हो सकती है ब्लड की, तो उसमें आदमी के जान का खतरा भी होता है। तो पपीता, गिलोय, बकरी का दूध इसके लिए सेवन के लिए, मतलब इस बीमारी से बचने के लिए। इन्फ्लुएंजा जो आता है, जैसे फ्लू का नाम आप सुने होंगे, जैसे स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। तो इन्फ्लुएंजा होता है H1N1 वायरस से होता है। खांसी होगी, तेज बुखार होगा, तुलसी अदरक का काढ़ा दीजिए। ठंडी वस्तु से परहेज़ कीजिए, जैसे कुछ लोग हैं फ्रिज का पानी तुरंत निकालते हैं, पी लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं पीना चाहिए। अभी देखिए जो कोरोना वायरस भी आया था वो भी कोविड-19 एक तरीके से, कोरोना वायरस तो बहुत पहले से था, लेकिन जब 2019 में जब इसकी शुरुआत हुई तो कोविड-19 के नाम से इसको वो किया गया। तो इस तरीके से ये इन्फ्लुएंजा है, स्वाइन फ्लू, तो इस तरीके से एक बर्ड फ्लू होता है। बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा से होता है। इसमें क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और ये पक्षियों पे इसके जो है
वायरस इफेक्ट करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि लोग नहीं कहते हैं कि भाई मुर्गी या मुर्गा का से मत खाइए, कोई भी पक्षी, बत्तख या कबूतर इस तरीके का उसके भोजन मतलब मीट को नहीं खाना है, क्योंकि उसी से होगा सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी। पक्षी, सूअर का मीट नहीं खाना है, क्योंकि इससे भी आपका बर्ड फ्लू फैलता है। एक सार्स नामक बीमारी है, सर्वर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस से होता है। इसमें भी सांस लेने में समस्या होगी, खांसी होगी, छींक आएगी, तो मास्क का प्रयोग करेंगे, काढ़ा पिएंगे, पैरासीटामोल दवाओं खाएंगे। हर्पीस बीमारी होती है, हेपर वायरस से होती है। इसमें क्या होता है, त्वचा में सूजन होती है, अगर उसका इलाज ढंग से नहीं हुआ तो बाद में कैंसर भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करके इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि जो हमारे शरीर में विषाणु द्वारा बहुत सारे रोग होते हैं, जो पूरे मानव समाज, मानव जीवन के लिए इतने रोग होते हैं जो विषाणु हमारे शरीर के लिए प्रभावित करते हैं। इससे सावधानी से बचने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समाज में रहना है, जीवन जीना है, तो हर परिस्थिति में आदमी सतर्क रहे, सावधान रहे, तो इसे बचा जा सकता है। तो आज का ये रहा। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब आइकन को प्रेस करें, ताकि जो पढ़ाता हूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।